बच्चों आज हम अपना रिवीजन क्वेश्चन कर रहे हैं एनपीओ के लिए। और ये मैं क्वेश्चन करा रही हूँ जो मैंने टेस्ट पेपर 1 लिया था उसका 4th क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बिलोचपुर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो ये क्लोजिंग डेट दी हुई है 31 मार्च 2018। अगर क्लोजिंग ये है तो ऑब्वियसली हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ है वो शुरू हुआ होगा अप्रैल से। 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 2018 ये हुआ बच्चों। ये ज़रूर सेशन ज़रूर आप निकाल लिया करिए एनपीओ में, क्योंकि इस तरीके की डेट्स दी होंगी तो आपको सेशन निकालना पड़ेगा। तो क्लोजिंग डेट 31 मार्च 18 है, तो ये शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 17 से। तो 17-18 इसका सेशन क्या हुआ? करंट ईयर का जो सेशन है वो क्या है? अकाउंटिंग सेशन 17-18 ये करंट ईयर का सेशन है बच्चों। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखना है, अकाउंटिंग पीरियड करंट ईयर का। अब देखिए ये रिसीट साइड दिया है, ये पेमेंट साइड दिया है। ठीक है, और हमें इसे देखकर क्या करना है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, यानी ईयर के अंत में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। अगर क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाता तो हम सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते और हम बाकी चीज़ों पर अपना ध्यान और टाइम बर्बाद ना करते। लेकिन इसके आगे लिखा है एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट भी आपको बनानी है। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ के आप डिसाइड करेंगे आपको क्या क्या बनाना है। तो आपको एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने को बोला गया और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान देने लायक है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट आप ओपनिंग कैपिटल फंड के बिना नहीं बना सकते, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमें पता है हम ओपनिंग कैपिटल को लिखते हैं। और ओपनिंग कैपिटल मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है, आप भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी ओपनिंग कैपिटल फंड गिवन नहीं है। तो ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिखा नहीं है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए, लेकिन क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है तो उसके लिए आपको कैपिटल फंड की ज़रूरत है। और क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल फंड भी नहीं दिया तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी बच्चों। और जैसे हम 11th में करते थे कि हम एक साथ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक साथ बनाते थे। हम छांटते नहीं थे ट्रायल बैलेंस में से, पहले ट्रेडिंग बना लिया फिर छांटे फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाए, तो उससे हमारा टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट होता है और कोई ना कोई आइटम भी रह जाता है। तो हम सब फॉर्मेट एक साथ बनाते हैं, जैसे मैं 11th में कराती थी। तो मैंने यहाँ पे भी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, फॉर्मेट बना के रखा है अपने बोर्ड पे। ये फॉर्मेट है क्लोजिंग बैलेंस शीट का, ओपनिंग बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। इस ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2018। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद हमसे पूछा गया है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी 31 मार्च 2018 को बैलेंस शीट, ये दो चीज़ें तो पूछी गई हैं। और ये ओपनिंग बैलेंस शीट हमें क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट के कारण हमें यहाँ पे कैपिटल फंड चाहिए, और कैपिटल फंड कहाँ से आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट से। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन होता तो भी हम ये वाला अकाउंट ना बनाते, ओपनिंग बैलेंस शीट वाला। ठीक है, तो आई थिंक ये तीनों आपको एक साथ आप बना लीजिएगा, पहले ये फिर ये फिर ये, या आप ये और ये बना सकते हैं और ये वर्किंग नोट में बना सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि हम एक साथ प्रोसेस में ही बनाएं, ताकि बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद आपको 11th का याद होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं पहले मार्किंग करवा लेती थी। तो जितनी भी एडजस्टमेंट है हम पहले, देखिए मैंने मार्क करके रखा हुआ है। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है तो मैंने सब्सक्रिप्शन पे मार्क लगा लिया। स्टेशनरी की एडजस्टमेंट दी है तो मैंने स्टेशनरी पे मार्क लगा लिया, स्टेशनरी परचेज। और इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट है तो मैंने इंश्योरेंस पे भी मार्क लगा लिया। मार्क लगाने से क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि किस पे एडजस्टमेंट है, और फटाफट से उस एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट उसी समय कर लेते हैं, और हमारी ना एडजस्टमेंट छूटती है ना आइटम छूटता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ ज़रूरी टिप्स हैं जो आपको रिसीट एंड पेमेंट वाले क्वेश्चंस करते समय, एनपीओ के क्वेश्चन करते समय, बड़े क्वेश्चंस के लिए 6 मार्कर क्वेश्चन है ये, इनको ध्यान में रखना है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना करना, एक साइड से शुरू करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता देती हूँ, जो हर बच्चा हर क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ज़रूर करना है। क्या? रिसीट एंड पेमेंट का जो ओपनिंग होता है, रिसीट एंड पेमेंट इज़ व्हाट?
समरी ऑफ कैश बुक। और कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस क्या होता था, कैश या बैंक का बैलेंस। तो ये जो बैलेंस ब्रोट डाउन है 2,40,000, दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। अगर यहाँ पे बैंक लिखा होता तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक, कैश बैंक लिखा होता तो हम कैश बैंक लिख लेते उसे। और ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ओपनिंग बैलेंस शीट, ऑब्वियसली कैश कहाँ जाता है बच्चों, एसेट साइड। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड। ये तो आप सबने करना ही करना है, क्योंकि कुछ नहीं करना, देखना है और लिख देना है। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं लिख के दिखा रही हूँ, और वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे बच्चों, कैश। अगर वहाँ पे कैश और बैंक लिखा होता तो हम यहाँ पे भी कैश और बैंक लिख देते। अगर वहाँ पे सिर्फ बैंक लिखा होता तो हम सिर्फ बैंक लिख देते। तो क्वेश्चन में जो गिवन है आप वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कैश या बैंक होता है। तो यहाँ पे हमने कैश लिख दिया। क्लोजिंग ओपनिंग, ये देखिए शुरुआती 2,40,000 ओपनिंग, बिगिनिंग में बैलेंस, तो बिगिनिंग का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड, और अंत वाला जो बैलेंस कैरिड डाउन था वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे ख्याल से 240 370, देखिए बच्चों 240 ओपनिंग बैलेंस, 370 क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। तो ये क्लियर है। अब हम आते हैं एक एक आइटम को ट्रीट करना सीखेंगे। अब देखिए बच्चों, सब्सक्रिप्शन, रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट साइड का मतलब क्या है कि हमें टोटल यानी एनपीओ को, इस क्लब को, कौन सा क्लब है या बिलौजपुर क्लब को, टोटल सब्सक्रिप्शन जो इस करंट ईयर में 17-18 में कितना मिला है, 5,80,000। तो क्योंकि एक ही अमाउंट है तो हमें ये पूरा का पूरा कहाँ ले जाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड। क्यों इनकम साइड ले जा रहे हैं बच्चों, बैलेंस शीट में क्यों नहीं ले जा रहे, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का इनकम है, रेवेन्यू रिसीट है। क्यों रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि आपको इसका मीनिंग याद होगा, सब्सक्रिप्शन जो है वो मेंबरशिप फ़ी है जो हर मेंबर एनुअली देता है, यानी रेगुलर देता है, तो रिकरिंग नेचर का है, इसलिए रेवेन्यू रिसीट है। और सारी रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ जाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। वैसे भी सब्सक्रिप्शन जो है ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम है फॉर एन एनपीओ। तो हम सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिख देंगे। कहाँ से लेकर आ रहे हैं हम ये अमाउंट सब्सक्रिप्शन का बच्चों, रिसीट एंड पेमेंट से, लेकिन हम अंदर की तरफ लिखेंगे क्योंकि हमें इसमें एडजस्टमेंट्स को भी ट्रीट करना है, वहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग, यानी इस 580 में इंक्लूड है ये 10,000, किसके लिए, 18-19 के लिए। अब बच्चों बहुत ध्यान से, इसीलिए मैंने कहा था आपको सेशन जो है काउंटिंग पीरियड पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना है। हमारा करंट काउंटिंग पीरियड है 17-18, और ये 10,000 किसके लिए मेरा, 18-19 के लिए, यानी नेक्स्ट सेशन के लिए। तो मैंने आपको वीडियो जो सब्सक्रिप्शन की पहले भी भेजी हुई है, प्लीज़ आप इस क्वेश्चन के साथ वो वीडियोज़ भी देखिए, तो आपको सब्सक्रिप्शन का केस जो है अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, 3 या 4 मार्कर में अलग से भी आता है। तो ये जो नेक्स्ट ईयर की चीज़ है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस। ठीक है बच्चों, तो ये हम लेस क्यों कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19, ये क्यों लेस कर रहे हैं बच्चों, हम माइनस की चीज़ों को ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, हम जल्दबाजी में लेस लिखकर ऐड ना कर दें। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मैंने आपको बताया भी था, पहले भी बताया है वीडियोस में, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो करंट ईयर की इनकम के लिए और करंट ईयर की एक्सपेंस के लिए है। यहाँ पे ना तो पिछले साल का इनकम एक्सपेंस दिखाया जा सकता है ना नेक्स्ट ईयर का। तो क्योंकि ये 10,000 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो हमने माइनस कर दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 580 में ये जुड़ा हुआ है, वहाँ पे लिखा है ऐसा, तो जुड़ा है तो हमने माइनस करके 570 लिख दिया यहाँ पे। अभी भी अंदर की तरफ क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है एडजस्टमेंट है। अब एडजस्टमेंट देखते हैं बच्चों क्या है, इनकम सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 17 वर्थ 30,000, ओपनिंग डेट है ये, देखिए ओपनिंग मतलब पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट की डेट है ये, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर यानी वो सब्सक्रिप्शन जो नहीं मिला एनपीओ को, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड सब्सक्रिप्शन भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड बाय द एनपीओ ये है, और ये डेट है ऑन 31 मार्च 2018, यानी कि क्लोजिंग डेट है। तो एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है और एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है। अब आपको वर्ड से ही समझ जाना चाहिए, ओपनिंग चीज़ कहाँ जाएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग चीज़ कहाँ जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले तो हम ये काम कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत आसान है करना, हम इसके भी स्टेप मार्किंग को लूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में जा रहे हैं, और क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है, वो इनकम जो मिलता नहीं है मगर फ्यूचर में मिलेगा, वो हम कहाँ लिखते हैं, एसेट साइड। ठीक है बच्चों, तो हम
यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन इन एरियर। ये ओपनिंग एरियर है जो हमें गिवन है, ये गिवन है हमें 30,000। और जैसे वहाँ पे एसेट है वैसे क्लोजिंग में भी क्लोजिंग वाला सब्सक्रिप्शन इन एरियर, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में चला जाएगा। देखिए मैं दोबारा से दिखा दे रही हूँ, सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में 30 और क्लोजिंग में 48, तो क्लोजिंग में 48। ठीक है बच्चों, ओपनिंग वाला सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एरियर ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एरियर क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड। बच्चों एक और बात मैं आपको नहीं बता पाई, पहले ही बता देना चाहिए था मुझे, इससे पहले आउटस्टैंडिंग से पहले हमने ये जो माइनस किया है बच्चों, ये क्यों किया है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो नेक्स्ट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। तो कब कैसे जाएगा, अगर हम इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, क्योंकि ये हमें एडवांस मिला है। तो अब आपको 11th में मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट होती है और एडवांस इनकम लायबिलिटी होती है। तो ये जो 10,000 है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा बच्चों। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 18-19 कितना बच्चों, 10,000। ठीक है, दोबारा से एक बार सब्सक्रिप्शन फटाफट से बता दे रही हूँ। देखिए ये टोटल सब्सक्रिप्शन है, टोटल सब्सक्रिप्शन ऑब्वियसली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा मैंने, ये रहा 5,80,000। फिर इसके साथ ही लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 10,000 फॉर 18-19, और 18-19 हमने देखा कि करंट सेशन जो है हमारा 17-18 है, तो 18-19 नेक्स्ट सेशन है, तो इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो हमने नेक्स्ट ईयर का 10,000 माइनस कर दिया। तो एक बात तो ये हो गई, लेकिन ये 10,000 एडवांस है, हमें पता है, और एडवांस है इसलिए कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ओपनिंग में नहीं जाएगा बच्चों, क्योंकि वो पिछले साल नहीं मिला था। ठीक है, वो इस साल मिला है, करंट ईयर में। देखिए करंट ईयर का रिसीट एंड पेमेंट है, करंट ईयर में मिला, ये करंट ईयर की बात हो रही है यहाँ पे सारी की सारी। ठीक है, तो ये 10,000 जो है वो यहाँ मिला है करंट ईयर में, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए, वैसे भी यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का भी जिक्र है 18-19, तो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला, तो करंट ईयर में मिला इसलिए करंट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये रिसीव्ड इन एडवांस लिख दिया। अब हमें नीचे दो और एडजस्टमेंट्स दिए हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग। तो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में लिख दिया। तो ये तो ईजी है बैलेंस शीट में लिखना। अब इनके ट्रीटमेंट यहाँ पे करना है बच्चों। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो और कोई क्वेश्चन में अगर कोई भी और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है वो हम मान के चलते हैं कि पिछले साल कुछ मेंबर ऐसे थे जिन्होंने 30,000 रुपीज़ के सब्सक्रिप्शन नहीं दिए। ठीक है, तो जब पिछले साल नहीं दिए तो ऑब्वियसली कुछ नहीं लिखा है तो इस साल दे दिया होगा। तो इस साल के जो सब्सक्रिप्शन टोटल हमें मिला है 580, उसमें ये 30,000 जुड़ा होगा, तो हम क्या कर देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन द बिगनिंग या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों। मैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ही लिख देती हूँ, वो छोटा है वर्ड और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 30,000 लेस कर रहे हैं। क्यों लेस कर रहे हैं बच्चों, समझ में आ गया? दोबारा बता दे रही हूँ मैं, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग था और क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम मान के चलेंगे कि इस साल मिल गया है, और इस साल मिल गया है तो इस साल की रिसीट्स में ऐड है तो हमें यहाँ पे लेस करना है। ठीक है, और क्लोजिंग जो आउटस्टैंडिंग है वो क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट में है, अब यहाँ पे 2 आउटस्टैंडिंग हो सकता है बच्चों। मेरा जो सब्सक्रिप्शन वाला वीडियो वो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वहाँ पे 2 आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं, करंट ईयर के भी, प्रीवियस ईयर के भी। ठीक है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यहाँ पर ऐड होता है क्योंकि ये करंट ईयर का टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें दिखाना है, टोटल इनकम दिखाना है, टोटल सब्सक्रिप्शन। तो करंट ईयर का अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ ऐड होगा। अब इस क्वेश्चन में बच्चों देखिए यहाँ पे करंट ईयर का है क्या प्रीवियस ईयर का, इससे बड़ा इजी है क्लियर करना। यहाँ पे पूरे 30,000 थे पिछले साल आउटस्टैंडिंग, और हमने माना है कि वो सारे मिल गए क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा। जब सारे मिल गए तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग तो बचा ही नहीं कुछ भी। तो ये 48,000 पूरा का पूरा किसके लिए हुआ बच्चों, करंट ईयर के लिए। तो हम यहाँ पे करंट ईयर के लिए जो आउटस्टैंडिंग है टोटल आउटस्टैंडिंग फॉर
करंट ईयर। ये टोटल यहाँ पर ऐड कर देंगे और क्योंकि अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम सारा का सारा कहाँ लिख देंगे, ये अमाउंट बाहर। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 5,88,000 लिखने से ही पता चल गया कि एनपीओ की इनकम जो है इस साल की सब्सक्रिप्शन वाली वो कितनी है, 5,88,000। ये टोटल करंट ईयर की है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया। आप उस वीडियो को और इस वीडियो को एक दो बार और करके देखेंगे, सुनेंगे मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको अच्छे से सब्सक्रिप्शन समझ में आ जाएगा। क्योंकि 4 या 5 मार्क्स का, 3 या 4 मार्क्स के सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन अलग से भी आता है, या 3 मार्क का आ सकता है या 4 मार्क का आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप सब्सक्रिप्शन ज़रूर करेंगे। अब हम नेक्स्ट आइटम पे फटाफट से चलते हैं, लाइफ मेम्बरशिप फ़ी। लाइफ सब्सक्रिप्शन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट आइटम है लाइफ मेंबरशिप फ़ी। अब लाइफ मेंबरशिप फ़ी को हम कैपिटल रिसीट मानेंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। हर चीज़ जो यहाँ पर है इसका मतलब ये करंट ईयर में मिला है तो क्लोजिंग में जाएगा, यहाँ वाली चीज़ ओपनिंग में नहीं जानी। ठीक है, तो ये लाइफ मेंबरशिप फ़ी दिया हुआ है हमें फॉर 25,000। तो ये हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिख दिया। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम क्या है, कन्फ्यूजन है कह लो, या 2-3 अलग अलग थ्योरीज़ हैं कि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन में लाइफ मेंबरशिप फ़ी जो है वो रेवेन्यू रिसीट माना गया है, और रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ जाती हैं बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो वहाँ लिखा गया है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि लाइफ मेंबरशिप फ़ी की ट्रीटमेंट आए तो आप उसे कैपिटल रिसीट मानिए और क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड ही लिखिए। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक नोट डाल देते हैं, लाइफ membership fee is treated as कैपिटल रिसीट। अगर क्वेश्चन में कुछ और बोला जाता बच्चों कि ये रेवेन्यू रिसीट है या इसे ये ऐसे ट्रीट करो, तो हम उसी के अकॉर्डिंग करते। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो आप इस तरीके से नोट डाल दीजिए, तो आपका कोई भी मार्क्स काट नहीं सकता। आपने इसे कैपिटल रिसीट माना है, और कैपिटल रिसीट माना है तो आपने बैलेंस शीट की, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड ट्रांसफ़र कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यही करना है आपने। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे। हमें पता है इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है, लेकिन उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट जो है वो हर साल एनुअली मिलेगा। तो ये क्या है, रेवेन्यू रिसीट है, और इनकम होती है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड लिख रहे हैं बच्चों, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 28,000। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पर परसेंटेज गिवन हो या डेट गिवन हो, इसका मतलब वहाँ कोई ना कोई हिडन एडजस्टमेंट है, कोई हिडन इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर फुल ईयर, पूरे साल के लिए मिला है। तो बेटा इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट पूरे साल के लिए कब मिलेगा, जब वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास पूरे साल होगी, यानी पिछले पूरे साल हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो मिलेगा। तो अब हमें पिछले साल की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम पिछले साल का क्या बना रहे हैं, क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकालने के लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेशन, देखिए 7% है, तो 7% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बना था बेटा, 28,000। तो 1% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बनेगा, 28/7। तो 100% का अमाउंट निकालने के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ रहा है 4 लाख, यानी कि शुरुआत में पिछले पूरे साल हमारे पास 4 लाख के इन्वेस्टमेंट थे, इसीलिए तो उस पर क्या मिला हमें, 7% का फुल ईयर का इंटरेस्ट। अब अगर हमें रीचेक करके देखें, देखिए 4 लाख पे 7% निकाल के देखें तो ये 28,000 ही आता है बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास पिछले पूरे साल 4 लाख का इन्वेस्टमेंट रहा होगा, तभी तो हमें पूरे साल का फुल ईयर का इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, अगर पिछले साल इन्वेस्टमेंट नहीं होती पूरे साल तो हमें फुल ईयर का इंटरेस्ट भी ना मिलता। तो रहा था, इसलिए हमें इस इन्वेस्टमेंट को ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है एसेट साइड। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, हम इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हिडन इन्फॉर्मेशन थी कि हमारे पास पिछले साल 4 लाख के इन्वेस्टमेंट थे तभी उस इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट इस साल हमें मिला है करंट ईयर में।
ठीक है। अब एक और बात है यहाँ पे, जब यहाँ पे पूरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास ओपनिंग में था वो कहीं बेचा नहीं गया, यहाँ पे कहीं कुछ नहीं लिखा, तो जब बेचा नहीं गया तो ऑब्वियसली वो अभी भी हमारे पास है और अभी भी है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट, जैसे अगर 11th की डी.के. गोयल का अकाउंट्स या कोई भी बुक आपके पास है 11th में और आपने उसे किसी को दिया नहीं है, डोनेट नहीं किया या बेचा नहीं है, सेकंड हैंड पे अगर आप देते हो किसी को, तो आपके पास अभी भी पड़ा होगा, तो वो एसेट है, वो 4 लाख की एसेट है जो बिकी नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं बिकी? क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बेचने की। तो ये सारी की सारी 4 लाख की इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। तो हम अगर इसे नहीं भूल जाएंगे तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहना है आपको जब आप एनपीओ करोगे। आपको तीनों ही अकाउंट के हिसाब से अपने माइंड को चलाना है। ठीक है, तो हमने ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट लिख दिया, क्लोजिंग में लिख दिया, और जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट का वो सारा का सारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दिया पूरे साल का। अब नेक्स्ट आइटम, अब देखिए बच्चों, ये रिसीट साइड हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब हम इस पर आते हैं। अब यहाँ से आते हैं रेंट। पेमेंट है तो ऑब्वियसली रेंट वैसे भी हमें पता है एक्सपेंस होता है, एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड रेंट। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है? पेड फॉर 11 मंथ्स। तो ये यहाँ पे नहीं है एडजस्टमेंट, लेकिन ये हिडन एडजस्टमेंट यहीं पर है एडजस्टमेंट, यहाँ पर भी एडजस्टमेंट गिवन है। तो ये हम रेंट ले जाएंगे कहाँ पे बच्चों? एक्सपेंडिचर साइड 1,76,000 अंदर की तरफ क्यों लिखा? क्योंकि वहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है। 11 महीने का रेंट दिया है, इसका मतलब 1 महीने का रेंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है। क्यों 1 महीने? क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 12 मंथ्स का होता है, तो 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम क्या करते थे बच्चों? 11th में भी मैंने कराया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड करते थे। तो आउटस्टैंडिंग रेंट को हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड करेंगे बेटा। ठीक है, क्यों ऐड करते थे? क्योंकि वो इस साल का खर्चा है, बेशक हमने दिया है या नहीं दिया, इस साल का खर्चा है, तो हमें इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है। अब ये क्यों शो करना है? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस बेसिस पे बनाया जाता है बच्चों? एक्रूअल बेसिस पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, 1-2 चीज़ें और जो मैंने बताई 1 मार्कर में भी आपके काम आएंगे। अब ये कैसे निकालेंगे? देखिए, ये कैसे निकालेंगे हम रेंट का अमाउंट? ये 1,76,000 जो रेंट है ये 11 मंथ्स के लिए है, तो 1 महीने के रेंट निकालने के लिए डिवाइड कर दीजिए। 1 महीने की रेंट कितनी आ गई बच्चों? 16,000, और यहाँ पे 1 मंथ की ही रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो 16,000 को ऐड कर दिया। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, ये 11 मंथ का है, 11 मंथ का गिवन है, तो 1 मंथ का बहुत आसानी से निकल जाएगा, और 1 मंथ का निकाल के हमने ऐड कर दिया, और ऐड करके आउटर में फाइनल फिगर लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब ये क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो हमें कहाँ लिखना है? लायबिलिटी साइड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आउटस्टैंडिंग था बच्चों? सिर्फ 1 महीने का, सिर्फ 16,000। 11 मंथ्स का हम दे चुके हैं, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस ये रहा। अब इंश्योरेंस भी बच्चों कहाँ लिखेंगे? पेमेंट है, वैसे भी इंश्योरेंस रिसीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इंश्योरेंस भी हम यहाँ लिखेंगे। लेकिन मैं अंदर की तरफ क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि आपने देख लिया, उस पर मैंने मार्क लगाया है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। अब एडजस्टमेंट्स देखते हैं। इंश्योरेंस वॉज पेड ऑन 1 जनवरी 2018 टू रन फॉर फुल ईयर। अब ध्यान से 1 ईयर, ज़्यादातर इंश्योरेंस वगैरह जो होता है बच्चों वो ईयरली बेसिस पे दिया जाता है। तो कब दिया है? 1 जनवरी 18 को दिया है, तो ये कब तक चलेगा? 1 साल। 1 जनवरी 18 को जो चीज़ दी है वो 1 जनवरी 19 तक, यानी कि 31 दिसंबर 19 भी आप लगा सकते हैं, वहाँ तक चलेगा बच्चों। ठीक है, ये 1 ईयर के लिए। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये 1 जनवरी 18 को पे किया गया है इंश्योरेंस। कितना पे किया गया है? 3,000 पूरे साल के लिए। तो ये कहाँ कब तक चलेगा? 1 ईयर तक। 1 ईयर यानी कि 1 जनवरी 19 तक। 1 जनवरी 19 को दोबारा देना पड़ेगा। 31 दिसंबर 19 भी आप यहाँ पे लिख सकते, 31 दिसंबर 18 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, 31 दिसंबर 18 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ईयर ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब लेकिन हम बना कहाँ कब रहे हैं? हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर कब बना रहे हैं बच्चों? 31 मार्च 18 को बना रहे हैं, लेकिन हम दे कब तक चुके हैं? 31 दिसंबर 18 तक दे चुके हैं। देखिए बच्चों,
मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं 31 मार्च 18 और हम प्रीमियम का जो पैसा है इंश्योरेंस का वो दे चुके हैं 31 दिसंबर 18 तक। तो इतने महीने का ये जो है ये क्या हो गया बच्चों, एडवांस। कितने महीने गिन के देखिए उंगलियों पे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स का एडवांस। ठीक है, अब ये 9 मंथ्स कैसे निकालेंगे बच्चों, अमाउंट कैसे निकालेंगे। 3000 जो है वो 1 साल के लिए यानी 12 महीने के लिए था, तो 9 मंथ्स के लिए कितना होगा, ये ऐसे करके निकाल लेंगे। $2250। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम एडवांस ये निकाल लेंगे। ये एडवांस आ गया 2250। या हम पहले पर मंथ भी निकाल सकते हैं। पर मंथ बता दिया, 3000 को 12 से डिवाइड करिए और 9 से मल्टीप्लाई करिए तो 9 मंथ्स का निकल गया। सिर्फ 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का निकलेगा। ठीक है, तो ये एडवांस है। और ये एडवांस यहाँ पे क्या होगा बच्चों आप बताइए, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस। इंश्योरेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस वर्ड आप इसे लिख सकते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस 2250, तो यहाँ पे 750 बाहर आ गया। ठीक है बच्चों, दोबारा देख लीजिए, 3000 टोटल दिया हुआ है इंश्योरेंस रिसीट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड, लेकिन यहाँ पे लिखा है नीचे कि इंश्योरेंस जो है वो 1 जनवरी 18 को दिया है, जो 1 साल तक चलेगा, टू रन फॉर 1 ईयर, यानी 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18 तक। लेकिन हम बना कब रहे हैं, हमारा क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 18 तक, तो इस डेट के बाद के जितने भी खर्चे हम दे चुके हैं पहले ही वो प्रीपेड हो गए। तो प्रीपेड कितना हुआ, मैंने ऐसे काउंटिंग करके दिखा दिया, अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 मंथ्स। तो 3000 पूरे महीने के लिए है, तो 9 महीने के लिए कितना निकला हमारा था, हमने कैलकुलेट किया था 2250 और उसे माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। जैसे हमने यहाँ पर ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन भी माइनस किया था, और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड क्योंकि ये इनकम था तो हमने लायबिलिटी साइड लिखा था, क्योंकि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी में होता है, लेकिन एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ होता है, एसेट साइड। ये एक्सपेंस की बात है, वो इनकम की बात थी, तो इनकम लायबिलिटी में लिखा, एक्सपेंस ऑब्वियसली उल्टा होता है, अपोजिट होता है, तो एसेट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस पेड इन एडवांस या प्रीपेड वर्ड भी आप लिख सकते हैं। कितना अमाउंट आया था हमारा कैलकुलेट करके, 2250। तो ये इंश्योरेंस की बात भी क्लियर हो गई। अब आ जाओ सैलरी पे। अब सैलरी पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम टू सेम एज इट इज़ आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एसेट साइड एक्सपेंस साइड लिख देना है। सैलरीज 2,64,000 एज इट इज़, बाहर की तरफ, अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ स्टेशनरी परचेज्ड। कितनी परचेज़ की गई स्टेशनरी, 60,000। अब बच्चों आपको याद होगा मैंने वीडियोस बनाई थी आपको कंज्यूमेबल आइटम की, और मैंने आपको कुछ आइटम्स के नाम भी गिनाए थे, जैसे स्टेशनरी, बुक, मेडिसिन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये सब क्या होते हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं। कंज्यूमेबल आइटम्स मतलब वो आइटम जो अगर हमारे पास है, कंज्यूम नहीं हुए हैं, तो वो हमारी एसेट्स होती है। ठीक है, लेकिन अगर वो कंज्यूम हो गए हैं, हमने उन्हें यूज़ कर लिया है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्सपेंडिचर बन जाएगी, एक्सपेंस बन जाएगा। ठीक है, तो हम कितना अमाउंट ओपनिंग में लिखें, कितना अमाउंट क्लोजिंग एसेट में लिखें, और कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड लिखें, ये ध्यान रखना है आपको कैलकुलेशंस, क्योंकि ये भी 3 या 4 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। कंज्यूमेबल आइटम, जैसे मैंने कहा था सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आ सकता है, वैसे ही कंज्यूमेबल आइटम का भी आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं कैसे कर रही हूँ। देखिए, सब्सक्रिप्शन परचेज्ड गिवन है 60,000 और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी गिवन है, सॉरी स्टेशनरी परचेज है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग दी गिवन है 5,000 और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 40,000। तो सबसे पहले तो ये इजी है, ओपनिंग को ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग को क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टेशनरी, क्योंकि एसेट है, ओपनिंग में बच गया था। 31 मार्च 2017 को स्टेशनरी का स्टॉक था 5,000, यानी पिछले साल जो हमने स्टेशनरी खरीदी उसमें से 5,000 की स्टेशनरी बची हुई है, जो हमारी एसेट है, जो कंज्यूम नहीं हुई। और इस साल के अंत में कितना है ये अमाउंट, 14,000, यानी कि साल के अंत में हमारे पास स्टेशनरी का कितना अमाउंट रह गया,
18,000, यानी कि हमने जितना भी ख़रीदा, सॉरी 14,000 गिवन है ये बच्चों, 14,000 देखिए, आप दोबारा देख लीजिए, 14,000, ठीक है। तो ये साल के अंत में अब हमने ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग एसेट ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग एसेट क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दी। अब उसको यहाँ कैसे करना है बच्चों, यहाँ पे हमें लिखना है स्टेशनरी परचेज्ड। हमने परचेज़ कितना किया, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कितना परचेज़ किया हमने, 60,000 की स्टेशनरी को परचेज़ किया है। तो यहाँ पे 60,000, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको वो कंज्यूमेबल आइटम वाले वीडियो में भी अच्छे से समझाया था बच्चों। मान लीजिए ये एनपीओ है, आप एनपीओ में हैं, आपको यूज़ करना है, तो ये आपने इस करंट ईयर में परचेज़ किया, लेकिन पिछला स्टॉक 5,000 का है, तो आप पहले पिछला यूज़ करेंगे ना बेटा, पिछला कंज्यूम करेंगे। पहले हम पिछली चीज़ें कंज्यूम करते हैं जो हमारी पिछले साल की बची होती हैं। जैसे मान लीजिए इस साल आपका एकेडमिक सेशन शुरू हुआ तो पापा पेन ले आए, लेकिन जो पेन पिछले साल के बचे हैं या जो रजिस्टर्स पिछले साल के बचे हैं, आप उन्हें पहले कंज्यूम करेंगे। तो लास्ट ईयर का जो स्टॉक है वो पहले कंज्यूम होगा, वर्ड मैं बोल रही हूँ कंज्यूम होगा, तो कंज्यूम होगा तो वो इस साल एक्सपेंस बन जाएगा, क्योंकि हम जो चीज़ें कंज्यूम करते हैं वो एक्सपेंस बन जाते हैं। तो पिछले साल का जो ओपनिंग स्टॉक है, कंज्यूमेबल आइटम में ओपनिंग स्टॉक को हमेशा ऐड करते हैं बच्चों। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हमने ये कंज्यूम किया, ठीक है। 5,000 हमने 60,000 की स्टेशनरी परचेज़ की, लेकिन उस परचेज़ करने के अलावा हमने पिछले साल का भी कंज्यूम किया होगा, क्योंकि पहले पिछले साल के आइटम्स को ही कंज्यूम किया जाता है, इसलिए ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्लोजिंग में क्या लिखा हुआ है, 14। तो क्लोजिंग में जो बच गया, एसेट कब बनती है कंज्यूमेबल आइटम, जब वो हम यूज़ नहीं कर पाते, तो इसका मतलब हमने 14,000 का जो स्टेशनरी वो यूज़ नहीं कर पाए, तो ये है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया जाता है बच्चों, माइनस। कंज्यूमेबल आइटम में ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया जाता है क्योंकि ये कंज्यूम किया, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया जाता है क्योंकि ये कंज्यूम नहीं कर पाए, ठीक है बच्चों। ये आपको लॉजिक भी दे रही हूँ ताकि आप सिर्फ रटें ना, इस चीज़ को समझें भी क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये हमारे डेली के भी, हमारी लाइफ में भी ये काम आता है बच्चों। मैंने आपको बताया भी था कि मम्मी अगर राशन नया आया है तो मम्मी पहले नए वाले डिब्बे में से राशन इस्तेमाल करना नहीं शुरू करती, पहले वो पुराने डिब्बे में जो पुराने बचा हुआ राशन है पिछले महीने का, पहले वो यूज़ करती हैं। तो पिछली वाली चीज़ें हम पहले यूज़ करते हैं, यूज़ किया इसलिए ऐड किया, और जो बच गया वो यूज़ नहीं कर पाए इसलिए माइनस किया, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से ये कंज्यूमेबल आइटम भी आपको क्लियर हो गया। अब आप देखिए दोबारा से इस क्वेश्चन को ध्यान से, हमने ये पूरा कर लिया, हमने ये पूरा कर लिया। क्लोजिंग बैलेंस कैरेट डाउन आपको याद होना चाहिए कि हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दिया था, ओपनिंग जो था वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया था। तो और ये सारी चीज़ें भी हमने कर ली। अब हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। अब हम एक एक करके सारे अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हम किसे क्लोज करेंगे बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट को। ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज किया तो ये आ रहा है 6,75,000। तो 6,75,000। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है। तो जब गिवन नहीं है तो ये जो बैलेंस है ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, और ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल फंड।